स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 21 तारीख को यानी 21 और 2 2025 जो है यानी आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। किसका? साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। साइंस का एग्ज़ाम होने वाला और आपको मालूम होगा कि साइंस में आपको है ना क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका यानी साइंस का है। इस साइंस में अभी के वीडियो में यानी अभी जो हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे इसमें हम लोग केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के जितने यानी 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर के महत्वपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है उन पे बात करेंगे। ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत ही कम लिमिटेड सवाल है और वैसे सवाल है जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। और अंत में बहुत खास चीज़ है, उनको ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको बताएंगे क्योंकि वहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 ऐसे प्रश्न होंगे डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज यानी इस वीडियो में हम लोग यानी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के यानी ऑब्जेक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग देखने वाले। आइए अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। देखिए सवाल अगर देखा जाए तो कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि है ना हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। और सिल्वर क्लोराइड का रंग अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे ये कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है, ये भी याद रखेंगे। और कहेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2। अगर कली चूना का देता है यहाँ पे कि कली चूना का क्या होगा? कली चूना, तो कली चूना का जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना है या जलीय है ना चूना का अगर भी सूत्र पूछे तो यही आपको जवाब देना। आइए अगला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर को यहाँ से हटा दिया, विस्थापित कर दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। कहता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जो है हटता है यानी वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये तीनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर ये पूछेगा तो आपको जरूर है ऑप्शन डी में कहेगा इनमें से सभी आप उनके साथ जाएंगे, ठीक है। आइए फटाफट हम लोग सारे सवालों को एक एक करके देख लेते हैं। प्रकाश यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाश जो है रसायन अभिक्रिया में क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है, तभी तो पत्तियां जो है ना, पत्तियों के द्वारा क्या होता है? पत्तियों के द्वारा यानी भोजन तैयार होता है, पत्तियों में भोजन तैयार होता है और पेड़ पौधा वहां से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है रिडोक्स अभिक्रिया में। तो रिडोक्स अभिक्रिया में आप याद रखेंगे कि रिडोक्स अभिक्रिया में जो है है ना ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है। यानी रिडोक्स अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसमें याद रखेंगे एक अभिकारक में ऑक्सीजन जुटेगा और एक है ना एक से यानी कि एक में हाइड्रोजन जुटेगा। याद रखेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है। आइए अगला का सवाल देखें तो कहता है कली चूना और जल चूना के है ना चूना के बीच अभिक्रिया होने पर क्या मिलेगा। तो याद रखेंगे इसमें आपको क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगा। जैसे कली चूना को जल के साथ डालेंगे तो ये बनाएगा आपको क्या चीज? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में आपको उष्मा देगा। और ये कौन सा अभिक्रिया होता है? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, ये भी आपको याद रखना है। संतुलित रासायनिक समीकरण में विज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है? विज्ञान के किस यानी सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव्यमान के संरक्षण नियम या संरक्षण नियम को ही अंशुअरता का नियम कहा जाता है। संरक्षण नियम भी इसको कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम भी कहा जाता है या अंशुअरता का नियम पे ये आधारित है, इसीलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। कहता है लोहे की बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्न में क्या होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड का यानी निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है। कहता है कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से ना कौन सा कथन जो है असत्य है। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन में आपको रहेगा इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कैल्शियम है ना कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल का मतलब होता है यहाँ पे H2O, दोनों जब मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये क्या कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसीलिए ये असत होता है। वही अगला सवाल अगर देखेंगे तो रासायनिक कहता है रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने, रासायनिक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको अभिकारक या अभिकारक की जगह पे अभिकर्मक भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, तो आप याद रखेंगे अभिकर्मक भी कहा जाता है, अभिकर्मक, अभिकर्मक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आइए कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता, यहाँ कमी होता, तब आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाता। क्या कहलाता, अपचयन कहलाता, याद रखेंगे। अगला देखिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि H यानी 2H2 प्लस O2, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बनाया 2H2O बनाया, ये कौन सा कैसा है, तो दो मिलकर एक बना रहा है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराया जा रहा है, तो कॉपर सल्फेट है ना, क्या बन रहा है, कॉपर अलग हो रहा है और फेरस सल्फेट हो रहा है। तो इसमें देखेंगे कि आयरन जो है कॉपर के सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप आप जानते होंगे कि विलयन का रंग भी चेंज हो जाता है। इसीलिए पूछा भी जाता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यही रीजन होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जब ह्रास होगा तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन। कहता है एक भूरे रंग का चमकदार एक्स तत्व है, क्या है, एक्स तत्व है ना, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये काले रंग का हो जाता है। ये एक्स है क्या, तो ये कॉपर है। क्या है, ये आपका कॉपर है, याद रखेंगे इसको कॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपर कहा जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 18। तो कहता है कि Na2SO4 और यानी यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की साथ अभिक्रिया कराया, तो सोडियम यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनाता है। ये कैसा है, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया, ये आयनों का क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। यानी ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ आ गया, आयनों का आदान प्रदान हुआ। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लो होगी चमकीला उजला या श्वेत चमकीला भी आपको लिखा रहेगा, श्वेत चमकीला, चमकीला ये भी लिखा रहता है। ठीक है, श्वेत चमकीला भी लिखा रहता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल अगर देखें, सवाल कहता है कि जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ कराया गया तो जिंक सल्फेट ये विस्थापन अभिक्रिया, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले आ चुका था। कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं, कॉपर और यहाँ पे बनाता है जल बनाता है, तो इसमें कहता है कि अपचयन होता है। किसका अपचयन हो रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे कॉपर का, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, इसलिए कॉपर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। क्या चीज होगा, कॉपर का होगा। ठीक है, आइए अगला कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप याद रखेंगे उष्मा क्षेपी, इसमें क्योंकि उष्मा बनता है। उपचयन वो अभिक्रिया है, ये आपको बता दिया, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहता है कि कॉपर यहाँ पे है ना, कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कराए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है कॉपर और साथ में जल बन रहा है। कैसा अभिक्रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हटकर इसमें जुट रहा है, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया दिया है। ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए यानी कॉपर का अपकरण भी हो रहा था। क्या होता है, अपकरण। और अभिक्रिया देखिए कैसा अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए आगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो कहता है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी अभिक्रिया कराई जाती है, इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो इसी को अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला अगर सवाल देखें, यहाँ पे हम लोग अगला सवाल अगर देखें, यहाँ पे अगला सवाल अगर देखें तो क्या करा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं।
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाता है, इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और ये अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो याद रखेंगे ये कैसा अभिक्रिया है? तो ये आपका आपका जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैसा है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भी याद रखेंगे, उष्माक्षेपी। हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं किस प्रकार का अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, बिल्कुल सही है। आइए, कहता है समीकरण आप देखेंगे कैल्शियम का है ना कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। किस प्रकार का अभिक्रिया? तो याद रखेंगे ये वियोजन अभिक्रिया। कैसा है? वियोजन अभिक्रिया। ये कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर की अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो आप देखेंगे दो मिलकर एक बनाया, तो या तो इसको हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया है, या दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन जुट रहा है। अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण या उपचयन, यहाँ पे उपचयन भी देता तो वो भी आपका सही होता है, चयन, उपचयन। ठीक है, क्या होता है? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया हो जाता है। क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन है ना अब कारक है? तो यहाँ पे H2S हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण O2 हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? तो याद रखिएगा सोना। सोना जो है यानी कहने का मतलब गोल्ड, गोल्ड बोलिए या सोना बोलिए, सोना जो है या आपका जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका जो यानी संकेत होता है AU होता है, ये भी याद रखेंगे, है ना, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो परमाणु क्रमांक संख्या होता है 79 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। आगे कहता है कि कौन सा है ना उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे मिलेगा? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि Fe2O3 की अभिक्रिया जब Al है ना Al से कराया जाता है तो Al2 यानी एल्युमिनियम से कराया जाता है तो Al2O3 और Fe बनाता है। तो ये जो दी गई है अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एल्युमिनियम जो है आयरन को यहाँ से हटा दिया, है ना, हटा दिया, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कहता है कौन सा पदार्थ ज्वाला के साथ जलता है? तो याद रखेंगे बिना ज्वाला के साथ, तो बिना ज्वाला के साथ कोयला जलता है। निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया? तो दहन अभिक्रिया जो होगा पेट्रोलियम, पेट्रोल का यानी जलना जो होगा ये आपका दहन हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरण के द्वारा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण और उपचयन, उपचयन ये दोनों अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ये दोनों अभिक्रिया हो सकता है। उपचयन दे दे, उपचयन ना, उपचयन यानी गलत लिख दिए, उपचयन कैसा होगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपचयन हो जाएगा या फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी रहेगा ऑप्शन में, तो आप वहाँ आप कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा तेजी से हम लोग बढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो याद रखेंगे ये आपका कैसा हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक चीज, अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उष्मा का यानी क्या होता है? उष्मा का अगर यहाँ पे निर्माण होगा, उष्मा का क्या होगा? निर्माण होगा। अगर उष्मा का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कहता है किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, किसी है ना ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का यानी उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। और आपसे कहेगा भी चिप्स की थैली में, है ना, चिप्स की थैली में, चिप्स की जो थैली होता है इसमें कौन सा गैस भरी होती है? तो याद रखेंगे इसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है ना। कहता है समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान होती है, तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत है ना पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख अवयव होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? वो ब्यूटेन होता है, ये भी याद रखेंगे। रासायनिक समीकरण में कहता है जलीय विलयन को किस प्रतीक के द्वारा? तो याद रखेंगे जलीय विलयन को AQ यानी एक्वस होता है। अगर सॉलिड ठोस होता,
ठोस होता तो सॉलिड, ठोस के लिए सॉलिड है ना। द्रव अगर कहा था, द्रव के लिए लिक्विड एल, और गैस के लिए क्या होता है, तो गैस के लिए जी होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली यानी होने वाली जो है फिल्म यानी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपको यानी सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, यानी AgBr हो जाएगा। इसी को श्याम श्वेत कहा जाता है ना, फोटोग्राफी में यानी इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, कहता है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। ये जो जल है H2O, यहाँ देखेंगे 2 और ये कितना 1, तो कितना होगा, इसका विघटन जब होगा तो 2:1 में आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है कि भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना का मतलब हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाखड़ा चूना का यानी सफेदी करने के लिए कहाँ पे पुताई करते हैं, है ना। पुताई जब करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि हवा में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनके साथ ये रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर के जैसा बना लेता है, इसीलिए ये चमकदार होता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे यानी ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि सोडियम, है ना, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो यहाँ पे 7 से अधिक होगा। अब 7 से अधिक क्यों होगा, आपको मालूम होगा। अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ये होता है उदासीन। 7 से कम होगा तो ये अम्ल होगा, 7 से कम अम्ल, और 7 से अधिक होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो ये क्षार को दिखाएगा, ठीक है। कि किसको दिखाएगा, क्षार को दिखाएगा। तो याद रखिएगा कि सोडियम, यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट जो है, ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, एक क्षारीय प्रकृति का होता है, इससे इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। किस विलयन का, है ना, उपयोग दीवार पर सफेदी के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम, है ना, कैल्शियम यानी यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, ताकि रासायनिक, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी का निर्माण होगा, तो याद रखिएगा जिप्सम का। किसका, जिप्सम का, जिप्सम का होगा। ये आपका यानी गलत हो गया है यहाँ पे, ये कच्चा माल यानी ये कच्चा माल का यानी वो था, उदाहरण था। कहता उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, ये याद रखिएगा। साधारण नमक को जो है NaCl कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कहता है दुर्बल क्षारक कौन होगा, तो याद रखेंगे CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। आगे कहेगा प्रबल अम्ल कौन है, तो है ना H2SO4 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। ये सब प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये सब आपको याद रखना है। है ना, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और ना 10H2O, 10H2O सोडियम कार्बोनेट, ये रहेगा, ये भी चलेगा, या केवल Na2CO3 ये रहेगा, ये भी चलेगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा, या तो ऑप्शन में ये होगा या आपका ऑप्शन में ये होगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, तो आपको याद रखना है कि Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा, ठीक है। कहता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, और क्षार का कहेगा तो 7 से अधिक। और 7 पे कौन होता है, तो यहाँ पे होगा आपको 7 रहेगा तो उदासीन। टार्टेरिक अम्ल, है ना, किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। टार्टेरिक इमली में पाया जाता है। टमाटर का पूछेगा, टमाटर, टमाटर का पूछेगा तो ऑक्जेलिक में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक यानी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नींबू में सिट्रिक पाया जाता है, याद रखेंगे। दूध में पूछेगा तो दूध में लैक्टिक पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक पाया जाता है। टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा प्रकृति का होता है, तो क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे मुंह में जो होता है अम्लीयता पाया जाता है, इसलिए क्षार से जब हम करने का मतलब मुंह साफ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो उदासीन होकर यानी साफ हो जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे जिप्सम का जो सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र यानी यह हो जाएगा कैल्शियम यानी CaSO4, है ना, × ½ H2O यानी H2O, या तो हाफ कहेंगे या 2 कहेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा। ये दोनों आपका बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि हमारा शरीर का जो पीएच मान किस परास पे काम करता है, तो याद रखिएगा 7.0 से लेकर 7.8 के बीच, ठीक है। जल में घुलनशील यानी भस्म को क्षार कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और भास्मिक ऑक्साइड, जितने भी यानी भास्मिक या क्षारीय ऑक्साइड होंगे, ये प्रकृति में कैसा होगा, प्रकृति में अम्लीय होगा, प्रकृति में कैसा होगा, अम्लीय होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कौन है, तो यहाँ पे क्योंकि आप देखेंगे कि सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम है धातु, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। धातु ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, है ना, क्या है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं, है ना। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं,
भास्मिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है। बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होता है, बेकिंग पाउडर ऐसे तो मिश्रण है यानी NaHCO3, इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर, यानी इसी को खाने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। याद रखिएगा ये एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक पाया जाता है, ये आपको बता दिए। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल से यानी अभिक्रिया करेगा जल के साथ, तो ये क्या बनाएगा? तो कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। नींबू में खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए है ना किसका प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे नींबू, नींबू होता है अम्ल। क्या होता है? नींबू में अम्ल है ना, अम्ल पाया जाता है। जब इसके साथ क्षार को मिलाएंगे, जब इसको इसके अंदर क्षार मिलाएंगे तो ये उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका स्वाद यानी बिल्कुल यानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्षार मिलाएंगे तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे 8 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दशमलव कुछ भी होता तो वो भी आपका आंसर हो जाता है। आगे कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान आप बता चुके हैं, 7 होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी आपको ऊपर भी बताए थे Na2CO3। बेकिंग सोडा का ये जो होता है NaHCO3 होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। कहता है सबसे अधिक अम्ल, सबसे अधिक अम्ल की बात करेगा, उसका पीएच मान पूछेगा तो सबसे अधिक तो 0 में होगा। अगर 0 ऑप्शन में ना हो तो 1 के साथ जाएंगे, 1 भी ऑप्शन में ना होगा तो 1 दशमलव कुछ होगा। इस तरह से आप जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कहता है कि है ना कौन जातीय यौगिक है? जातीय यौगिक आपका चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। और आपसे पूछ देगा कौन विजातीय है, तो उसके अंदर या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देगा, जिप्सम का सूत्र दे देगा, या और कुछ भी दे सकता है। ठीक है, या तो आपको कलीचूना का भी सूत्र दे सकता है। आगे देखिए, कहता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के है ना, यहाँ पे जलीय है ना, जलीय यानी घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग है ना कैसा परिवर्तित हो जाता है? तो है ना यहाँ पे याद रखेंगे, इसमें जो होगा कैसा हो जाएगा? तो याद रखेंगे पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। केवल और केवल पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। नीला है ना थोथा, जिसको तूतिया कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है? तो याद रखेंगे यानी CuSO4 है ना 5H2O हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर है ना हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है? वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहा जाता है। कहता है कि लिटमस विलयन का बैगनी रंजक का होता है, जिससे निकाला जाता है। तो इसको निकाला जाता है लाइकेन के नामक पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन नामक पौधे से। लाइकेन क्या होता है? तो एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक है, ये भी याद रखेंगे। धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं, याद रखिएगा। धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो क्षारक या क्षारीय, क्षारीय भी हो सकता है लिखा रहेगा, या क्षार भी लिखा रहे, उससे कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। लेकिन अगर यहाँ पे अधातु के ऑक्साइड पूछता, अधातु के ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड अगर पूछता तब ये आपका अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। और आपसे ये पूछ दे कि यहाँ पे धातु के ऑक्साइड है ना, धातु के ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा, ये भी आप है ना याद रखेंगे। आइए, तनु HCl का पीएच मान 0 दे दिया है, बिल्कुल 0 होगा है ना। कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। आगे कहता है उच्च वसीय यानी अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा साबुन कहलाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलीय रासायनिक सूत्र क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अभी हम आपको बताए थे यहाँ पे कि है ना कैल्शियम है ना सल्फेट और साथ में हाफ है ना H2O, ये भी हो सकता है, या ऑप्शन में आपको ये देखने के लिए मिले तो ये भी हो सकता है, दोनों होता है। ठीक है, आइए बैटरी अम्ल का सूत्र जो होता है ना H2SO4 होता है, सांद्र H2SO4 होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक है ना, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या उसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल लिखा रहेगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो ये भी आपका आंसर होगा, फॉर्मिक अम्ल भी आपका आंसर में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और आगे कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। जल का पीएच मान और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिएगा, लाल से अगर नीला करेगा तो पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अगर नीला अगर लाल करता, नीला अगर लाल करता
तब ये 7 से कम, तब 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। एल्युमिनियम पर है ना, कहता है मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय होता है, तब उसका रंग कैसा होता है? तो ये बैगनी कलर का होगा। जब है ना, यहाँ पे आता है CO2 गैस, यानी यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है, तब इसका पीएच मान कितना हो जाता है? 7 से कम हो जाता है। याद रखिएगा, 7 से कम हो जाता है। अगला है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? एनोड पे होगा, ये भी याद रखना है। फेरस यहाँ पे कहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग, ये ऊपर में भी बताए थे, हरा होता है। ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड का है ना, जो अम्लीय होगा, अम्ल होगा तो 7 से कम, क्षारक होगा तो 7 से अधिक, और उदासीन होगा तो फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहता है NaOH क्या है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। और इसका अगर पीएच मान कहता तो फिर 7 से अधिक होता, 7 से अधिक क्या होता है? 7 से अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत या सफेद आप कह सकते हैं, सफेद। ठीक है, याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है ना, H2SO4, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का यानी सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे CaOCl2 का होता है ना, या ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, CaOCl2 होता है व्यंजक चूर्ण। ठीक है, व्यंजक चूर्ण इसी को कहते हैं, है ना, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, याद रखेंगे। एक्वा रिजिया का आपसे पूछा जा रहा है। एक्वा रिजिया यानी जिसको रॉयल यानी जल कहते हैं, किस अनुपात में यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और कहता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3। ठीक है, HNO3। ठीक है, HNO3। ये कहता है कि इस ताजा मिश्रण अथवा एक्वा रिजिया, कुछ छूट गया ना नीचे, है ना, कहता है यहाँ पे बिल्कुल सही है। HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो याद रखेंगे, इसका अनुपात होता है आपको 3:1 में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑक्जेलिक टमाटर में, टार्टरिक इमली में पाया जाता है, याद रखेंगे। दूध में जो है लैक्टिक पाया जाता है, लैक्टिक पाया जाता है, किसमें? दूध में लैक्टिक पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सिट्रिक जो है नींबू में या खट्टे फल में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कहता है कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? देखिए, लाल को नीला करेगा, इसका मतलब 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा? क्षारक होगा, और क्षारक जो होता है OH जो है क्षारक को दिखाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध है ना, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तो एनोड पर बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे कहता है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर किस धातु की, याद रखेंगे कि जिंक से यानी लेपित किया जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी कहते हैं, है ना। यहाँ कहता है कि बॉक्साइड है ना, जो है धातु का जो अयस्क होता है वो किसका है? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड होता है। अब कह रहा है कि धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति जो होता है विद्युत धनात्मक होता है ना, विद्युत धनात्मक होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक है, ये सॉरी सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। और धातु होते हुए ये क्या है? विद्युत का सुचालक है, याद रखेंगे। ठीक है, कहता है कि रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे NaCl को ही रॉक सॉल्ट कहा जाता है। और यहाँ कहता है उप धातु, तो यहाँ पे Sb यानी क्या है? आपका उप धातु है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है मिश्रण है किसका? लोहे का, है ना, किसका? लोहे का है, याद रखेंगे। कहता है कि कौन सा अधातु, याद रखेंगे। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, और धातु कहेगा धातु कहेगा तो फिर पारा, इसका दूसरा नाम पारद भी है, ये भी याद रखेंगे, पारद भी कहा जाता है। इसको मरकरी भी कहा जाता है, मरकरी भी कहीं पे आपको मरकरी भी लिखा मिलेगा, या इसी को है ना क्या कहते हैं? मरकरी को Hg भी कहा जाता है, तो Hg भी याद रखेंगे, सिंबल है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, आइए, कहता है कि सीसा और टीन के मिश्रण को जो है सोल्डर कहा जाता है। चाकू से किसे काट सकते हैं? लिथियम को, सोडियम को है ना, और पोटेशियम को। ये तीन ऐसे हैं, पोटेशियम, ये तीन ऐसे हैं जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके ऑप्शन में सोडियम होगा और इनमें से यानी ये तीनों हो और इनमें से है ना सभी ना हो, तो
तो आप जो है सोडियम के साथ जाएंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के साथ, यानी इसको व्यक्त किया जाता है। अगला देखेंगे तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है, ये आपको याद रखना है। मैग्नीज का 25 होता है, वो भी याद रखोगे। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। जिंक से लेपित करेंगे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होता है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। धातु पूछता तो प्लेटिनम हो जाता है। क्या हो जाता? प्लेटिनम हो जाता। कहता है कि है ना, तांबा का प्रमुख यश क्या है? क्यूप्राइट भी होता है, यानी Cu, है ना, 2s हो जाएगा। कार्बन क्या है? ओ धातु है। कार्बन क्या है? ओ धातु है, ठीक है। ये कैसी यानी प्रकृति का होगा? तो याद रखेंगे अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, यानी इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, ये भी याद रखेंगे। जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण है? तो कॉपर निकल और जिंक का है। कॉपर निकल और जिंक का है। कौन सा धातु अम्लराज में अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता है? तो वो है ना सोना है। सोना क्या है? सोना एक ऐसा धातु है केवल वो अम्लराज में ही घुलता है, इनके अलावा कहीं नहीं घुलता है, ये भी आपको याद रखना है। कहता है खाद्य पदार्थ है ना पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन के लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये जस्ता से जो होता है ना अधिक क्रियाशील होता है ना, क्योंकि जस्ता जो है जस्ता जो है टीन से अधिक यानी अभिक्रियाशील है, इसीलिए टीन का लेप चढ़ाया जाता है, ना कि जस्ता का। पीतल किसका यानी उदाहरण? तो मिश्र धातु का है। पीतल क्या है ना किसका है? तो याद रखिएगा, है ना, ये इसको पीतल बनाया कैसे जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे टीन और तांबा और जिंक दोनों को मिलाने पर जो है हमें क्या मिलता है? पीतल मिलता है। याद रखिएगा पीतल। और ये क्या है? मिश्र है, क्योंकि दो को मिलाने के बाद ये मिला है, इसलिए इसे मिश्र धातु कहते हैं। वो परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है? विद्युत धनात्मक कहलाता है। सिनेबार का अयस्क जो होता है ये याद रखेंगे, पारा का जो अयस्क होता है सिनेबार होता है, ठीक है। भोजन है ना रखने वाले कनस्तर पर टीन के बजाय है ना टीन की परत है ना चढ़ाई जाती है, जिंक नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए महंगा नहीं होता, ये बात नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होती है। महंगा तो होता है, लेकिन याद रखेंगे टीन जो है कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको चढ़ाया जाता है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। देखिए धातु होगा तो आपको बताए थे कि क्या होगा, यहाँ पे पारा की बात करेंगे या फिर मरकरी इसी कहते हैं। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, जो कि ऊपर में हम बात कर चुके हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु होता है उसको हम लोग सोना कहते हैं, एयू कहते हैं। याद रखेंगे सोना या गोल्ड भी कह सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो होता है, यहाँ पे पोटेशियम दिया है, ऐसे आप यहाँ पे हाँ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम ही होगा। पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम होगा, है ना, और मैग्नीशियम हो जाएगा। ये सब जो है आपके अधिक क्रियाशील यानी धातु है। लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, ठीक है। सोल्डर जो होता है पीबी और एसएन, यानी यहाँ पे आपका देखने के लिए मिलेगा ये मिश्र धातु होता है किसका? पीबी और एसएन का, ठीक है। देखिए शीशा और यहाँ पे टीन कर सकते हैं, ठीक है ना, शीशा और टीन कर सकते हैं। चलिए आइए, कहता है कि हेमेटाइट किसका यानी अयस्क है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आयरन का। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। कहा कि कौन निष्क्रिय गैस है? तो निष्क्रिय गैस में आर्गन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, है ना, क्रिप्टन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। कहता है किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम को। कहता है किस धातु को है ना आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये 3 धातु होंगे, है ना। तो सोडियम आपका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि एक धातु जो विद्युत और उष्मा के है ना कि सबसे अच्छी यानी चालक होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा चालकता की बात करेगा तो चांदी, और तन्यता की बात करेगा सबसे अच्छा तन्य कौन धातु कौन होता है? या हाँ तो यहाँ पे आपको सोना देना है। क्या देना? सोना। सोना जो होगा तन्यता में सबसे अच्छा होता है ना। लेकिन चांदी जो होता है ये अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। एक धातु जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं उसको लेड कहा जाता है, शीशा। लेड जो होता है, लेड जो होता है क्योंकि ये उष्मा का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एक ऐसा धातु है जिसको हथेली पे रखने के बाद वो पिघल जाता है, उसको सीजियम कहा जाता है। सर्वाधिक तन्य जो होता है सोना होता है, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं। मिश्र धातु में
एक धातु यानी पारद, पारद यानी बोले तो मरकरी, या इसी को पारा बोले थे, क्या बोले थे, पारा भी इसको कहा जाता है। हो तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे जिसमें पारा पाया जाता है उसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। कहता है एक वो धातु जो गैस अवस्था में पाई जाती है उसको हाइड्रोजन कहते हैं। हेलियम भी हो सकता था, ऑक्सीजन भी हो सकता था, नाइट्रोजन भी हो सकता था, लेकिन याद रखेंगे वो धातु पूछा था, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए। ठीक है, आगे कहता है एक वो धातु जो विद्युत का कुचालक होता है, वो धातु है और विद्युत का सॉरी सुचालक, हम कुचालक पढ़ दिए, सॉरी यहाँ सुचालक है, तो वो होता है यानी ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन के अपर रूप है, ये भी याद रखेंगे। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये तीनों होते हैं। यहाँ पर कहता है सांद्रण किस विधि से किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फैन प्लावन विधि से किया जाता है। कांसा का प्रमुख जो है ना अवयव है, कांसा जो है कॉपर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टीन, सॉरी टीन के मिश्रण से बना है। किसके मिश्रण से बना है, टीन के मिश्रण से बना है। कहता है तांबा और जस्ता को पीतल कहते हैं, अभी जस्ट बताए थे आपको। ठीक है, जिंक के साथ अन्य किसी धातु को मिलाकर जिंक अमलगम यानी बनाता है, तो अमलगम जैसे होगा तो इसमें पारा होगा, पारद होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहता है कि लेड और टीन से मिलने से क्या बनता है, तो याद रखेंगे सोल्डर बनता है ना। और पोलोनियम जो है क्या है, पोलोनियम एक उपधातु है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलने पर क्या बनाता है, कार्बनिक है ना अम्ल बनाता है, ये आपको बता चुके हैं। आइए अगला सवाल कहता है कि लाल तत्व लोहे पर जलवाष्प की है ना अभिक्रिया से बनने वाला जो पदार्थ होगा उसे FeO4 कहते हैं। लोहा पर जिंक की परत यानी चढ़ाने की विधि को जो है यस्द लेपन कहते हैं, या इसी को जस्तीकरण कहते हैं, या इसी को गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धित जो होता है सोना होता है, ये हम आपको अभी बता भी चुके थे। ठीक है, आइए कहता है एसिटिक अम्ल का आयुपेक नाम जो है एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, ये भी आपको याद रखेंगे। कहता है कि प्रोपेन है ना, प्रोपेन के आणविक सूत्र जो है ये क्या है, C3H10 है, तो इसमें आबंध की संख्या क्या होगा, तो C3 है, आप C3 कर लें, और यहाँ पे H10 है, H10 लगा दें, H10। तो देखिए कितना यानी आपको बंद हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसलिए सहसंयोजक आबंध जो होंगे ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। यानी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लगाएंगे, इसमें हाइड्रोजन जुटेगा। क्या जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपसे पूछा गया कि इसमें आबंध कितने होंगे, तो आबंध कितने होंगे ये देखिए। देखिए एक आबंध, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो आबंध लगाए, आबंध की संख्या कितना हो गया, तो 10 हो गया। यानी हमारा आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, आइए कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र जो होता है क्या होता है, CH3Cl होता है। क्या होता है, CH3Cl होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे CH4 कह सकते हैं, या एल्केन ग्रुप का जितना भी होता है, एल्केन ग्रुप का जितना भी होता है उसको सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन ग्रुप का जो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला सवाल देखेंगे, तो कहता है फ्लोरीन अपरूप है किसका, कार्बन का है। अभी हम बताए थे कार्बन के 3 अपरूप, फ्लोरीन और उसके बाद ग्रेफाइट और हीरा होता है। ठीक है, आइए कहता है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, इथेन है ना, इथेन में कितने होते हैं, तो याद रखिएगा इथेन में 8 होते हैं। कैसे है ना, इथेन यानी इथेन का मतलब अगर आप देखेंगे तो है ना, क्या होता है, इथेन की बात कर रहा है ना, इथेन, इथेन में 8 दिया है पहले का, यानी इथेन तो ये हो जाएगा ना, देख लीजिए कितने हो जाएंगे, देख लीजिए कितने होंगे, तो 3 3 6 1 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। इथेन में कितना होगा, है ना, 7 होगा। तो याद रखेंगे सहसंयोजक आबंध कितने होंगे, 7 होंगे, 8 नहीं होंगे। ठीक है, हाँ यानी 7 ही होंगे, गलती से आ गया। मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो मीथेन में आपका 4 होता है, CH4 होता है, तो इसमें देखिए 1 2 3 और 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। नाइट्रोजन के एक अणु में कितने आबंध होते हैं, तो याद रखेंगे इसमें आबंध की संख्या 3, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच 3 आबंध होते हैं।
क्या होते हैं, 3 आबंध होते हैं, इसलिए इसमें 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, कहता है यहाँ पे CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो याद रखेंगे एल्केन ग्रुप का है। और यहाँ पे एरोमेटिक जो होता है, एरोमेटिक यानी C6H6 यानी जिसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन को ही एरोमेटिक यानी हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन से संयोग करके बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOH हो जाता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो होते हैं 2 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं, 2 आबंध होते हैं, ये भी याद रखेंगे। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यानी अनुपात, अभी हम बताए थे आपको H2O यानी 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये यहाँ पे करा है इथेन के आणविक यानी सूत्र जो है C6 यानी C2H6 है, इनमें कितने संयोजक आबंध होंगे, 7, जो कि अभी हम ऊपर भी बताए हुए थे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो HC है ना, OH को क्या कहते हैं, तो मिथेन है ना, मिथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं। ये भी आपको बात याद रखना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें डबल बॉन्ड ये हो जाएगा आपको, है ना, ऐसे इसे देखेंगे, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है, मिथेनॉल हो जाएगा। और 2:1:3, ठीक है, ये भी कर सकते हैं ऐसे भी, यानी आपको लिखा देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, बिल्कुल सही, 2:1:3:1:4, ठीक है। आइए, मिथेनॉल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं। आगे कहता है कि किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो याद रखेंगे जितने भी है ना एल्काइन ग्रुप के जितने भी यानी एलिमेंट होंगे, जितने भी यानी आपको कंपाउंड मिलेंगे, उसमें जो है 3 आबंध होते हैं। कितने होते हैं, 3 आबंध होते हैं। तो देखिए इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्या होता है, ये होता है। कार्बोनिल यानी ग्रुप का जो प्रतिकारक होता है, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो क्या होता है, सी यानी यहाँ पे हो जाता है CO हो जाता है। क्या हो जाता है, CO हो जाता है। और इथेनॉल की है ना क्रियाशील मूलक है ना, यहाँ पे नॉल लगा है, ऑल यानी OH, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्रियाशील मूलक जो होगा OL हो यानी OH हो जाएगा। कहता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल है ना, एक कार्बन रहता है तो मीथ पर आ जाता है, और 2 रहता है तो ईथ पर आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको C2H5 है ना OH, ये हो जाएगा आपका इथेनॉल है ना, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड COH को क्या कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है ना। सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे कहता है, ये तो अल्कोहल का हो गया, सिंगल बॉन्ड OH यानी खाना बनाते समय कहता है यदि कार्बन की तली बर्तन की तली जो बर्तन है उसका जो निचला वाला हिस्सा है अगर काला हो रहा है, तो इसका मतलब है ईंधन अच्छे से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी है ना अच्छे से नहीं जल रहा है। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन का पूछेगा तो 6, और कार्बन से का भी पूछेगा तो 6 है ना। यहाँ पे कहता है एरोमेटिक यौगिक को क्या कहते हैं, तो बेंजीन कहते हैं। इसका सूत्र तो C6H6 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है प्राकृतिक रबर हाँ किसका यानी बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है, ये भी आपको याद रखना है, आइसोप्रीन का होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल कहता है कि मीथेन के दहन से क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच ना आबंध होते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, अभी आपको बताए थे। एल्केन में याद रखेंगे, एल्केन में जो होता है यानी अगर हम यहाँ पे बता दें, इसका फॉर्मूला आता है CnH2n+2 है ना। और ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ ही साथ ये सिंगल बॉन्ड देता है। बॉन्ड कैसा देगा, सिंगल बॉन्ड देगा। कैसा देगा, सिंगल बॉन्ड देगा है ना। एक होता है एल्कीन, क्या होता है, एक होता है एल्कीन। एल्कीन की बात जब भी करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है CnH2n। और ये जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा, असंतृप्त है। और इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। और इसका दहन करेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से दहन होगा, इसका दहन आपको अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसी में आपका जो है बर्तन काले हो जाते हैं। एक होता है एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन होता है। एल्काइन में देखेंगे तो CnH2n
और -2 होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये भी O संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, O संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रयोगशाला में सबसे पहले अगर कोई कार्बनिक यौगिक बनाया गया तो वो था क्या, यूरिया था। क्या था, यूरिया। और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्राकृतिक नहीं है, ये संश्लेषित है, कृत्रिम है, इसको बनाया गया था। ठीक है, कहता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो वॉहलर ने किया था, ये वैज्ञानिक का नाम है। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। पॉलीथीन बहुलक है किसका, एथिलीन का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए हीरा की रचना कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। ठीक है, याद रखेंगे त्रिविमीय होता है। आगे देखिए, कहता है कि एल्काइल, एल्काइल देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे एक होता है एल्काइन, एल्काइन का इन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे है का एल्काइल, देखेंगे एल्काइल, एल्काइल। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे नो लगा हुआ है तो ये CnH2n-2 होगा, एल्काइन। जैसे इथेन, मिथेन होता है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो लास्ट में क्या आ रहा है ना, यानी नो आ रहा है, लेकिन इसमें लो आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, CnH2n+1, इसमें 1 होगा प्लस में, इसमें जिसमें नो आएगा उसमें 2 करके आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। एल्काइन कहता है, एल्काइन कार्बनिक कार्बन कार्बन परमाणु के साथ कितना बंध, तो आपको बताए थे इसमें 3 बंध होते हैं। कितने बंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं। हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो हीरा ग्रेफाइट और जो फ्लोरीन होता है वो कार्बन के ही अपरूप होते हैं। 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम क्या होगा, 3 कार्बन वाले, तो देखो तो अगर 3, देखिए 1 कार्बन होता है तो अभी हम आपको बताएं इसको पढ़ा जाता है मिथ, है ना। अगर 2 कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ा जाता है इथ, है ना। 3 रहेगा तो इसको पढ़ा जाता है प्रोप, क्या है, प्रोप। और 4 रहेगा तो ब्यूट, क्या पढ़ा जाता है, ब्यूट पढ़ा जाता है ना। अगर 5 रहता तो पेंट पढ़ते हैं, पेंट। अगर 6 रहता तो उसको हेक्स पढ़ते, क्या करते, हेक्स। 7 आता तो हेप्ट, 8 आता तो ओक्ट, 9 रहता तो नोन, और 10 आता तो डेट। तो यहाँ पे देखिए 3 पूछा है तो 3 वाले को प्रोप यानी प्रोपेन हो जाएगा, एल्केन ग्रुप में है तो प्रोपेन हो जाएगा। त्रिआबंध वाले जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, देखिए त्रिआबंध वाले असंतृप्त भी होते हैं, इसमें 3 आबंध भी होते हैं, और इसका सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, ये भी याद रखेंगे। कार्बन के बाहरी कक्ष में, कार्बन के बाहरी कक्ष में याद रखेंगे, ये भी पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया। सोडियम का भी पूछ देगा, 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका परमाणु संख्या अगर ऐसे पता चल जाए, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तो लास्ट वाले में कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ये सोडियम की बात करें। जैसे कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन 6 आता है, तो पहले कक्ष में 2 और है ना, बाहर वाले कक्ष में कितना, 4 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 4। क्लोरीन का भी पूछता है Cl, है ना, यानी 17 पे आता है, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तो बाहर में क्या बच जाएगा, 17। देखिए 10, 7, 17। ठीक है, यहाँ पे कहता है CnH2n किसका है, तो एल्कीन का है, ये हम आपको बता चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी होगा, एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्कोहल का याद रखेंगे, जो एल्किल अभी समूह बताए थे CnH2n और प्लस में 1 बताए थे। अब यहाँ पे अल्कोहल पूछेगा तो OH लगाइए, एल्डिहाइड पूछता तो CHO लगाते, अगर एल्डिहाइड पूछता तो CHO लगा देते, कार्बोक्सिलिक पूछता तो C, है ना, COO, है ना, COOH लगाते, COOH लगाते। ठीक है, तो याद रखिएगा, कीटोन का था तो कीटोन लगाते। तो ये सारी चीजें आप लगाते जाएंगे, उस ग्रुप का बनता जाएगा। अल्कोहल का पूछा था तो यहाँ पे अल्कोहल लगा दिए। आगे कहता है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है, तो देखिए यहाँ पे CHO लगाया है। अगर कार्बोक्सिलिक का देखिए तो COOH लगा दिया है। अब आइए प्रकार्यात्मक समूह पूछा कि ये कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, ये कार्बोनिल है, यानी CO कार्बोनिल यानी है। यहाँ भी देखेंगे तो एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में तो CHO होना चाहिए था, तो इसमें CHO कहाँ रह गया, CHO नहीं, इसमें तो CH नहीं, COO है ना। एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड होता तो फिर आपको CHO होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे अगर देखेंगे तो अल्कोहल का होगा, है ना। OH किसका होता है, अल्कोहल का होता है, इसीलिए हाइड्रोक्सिक यानी कहा गया अल्कोहल का होगा, या अल्कोहल का हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए इसमें देखिए, ये क्या किसका है, तो ये अल्कोहल का हो जाएगा, है ना, ये सॉरी एल्डिहाइड का हो जाएगा। इथेनॉल, इथेनॉल में देखेंगे तो C2H5OH हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे
याद रखिए CH फिर COOH है तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखें तो C एक बार है, O दो बार है और H यहाँ पे देखेंगे H भी है ना। और ये तो कार्बन दिया है, कार्बन के साथ यानी जुटा है, एक H यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखिए, आगे कहता है यहाँ पे CH3CO है ना, COCH3 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो यहाँ पे जो है ना कार्बोनिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा CO। अब देखिए आयुपेक का पूरा नाम अगर पूछे आपसे कि आयुपेक का नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर है ना अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ये आपको याद रखना है। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3CO है ना, CH3। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताएं है ना। आपसे अगर कह दे कि है ना इसके चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में जो है पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। या चींटी की जगह पे मधुमक्खी भी रहेगा तो आपका मधु है ना मक्खी, ये भी रहेगा तो आपको याद रखना, मधुमक्खी भी रहेगा तो यही आपको देना है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए एक नेटल पौधा होता है ना, डोक पौधा में जो है फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। कहा जाता है कि अमोनिया के अणु में है ना कितने आबंध होंगे, तो 3 आबंध होंगे। साबुन का जो एक उत्पादक है, यानी साबुन उद्योग का एक जो उत्पादक है वो उसको हम है ना ग्लिसरॉल कहते हैं, और कठोर जल के साथ झाग देने वाले को है ना वर्जक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्जक कहते हैं। अगला देखेंगे तो कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म है, देखिए आधुनिक कहेगा तो परमाणु संख्या पर, अब मेंडलीव का कहता तो परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में है ना बाएं से दाएं की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे परमाणु साइज बढ़ जाएगा, परमाणु साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में जो यानी वर्ग होते हैं, इस तरह के जो वर्ग होते हैं कितने होते हैं, 18 होते हैं। और इस तरह से क्षैतिज होते हैं है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम इनको क्या कहते हैं यानी आवर्त कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है, ये भी याद रखेंगे। आवर्त सारणी में शून्य समूह को क्या कहते हैं, हीलियम कह सकते हैं, क्रिप्टन कह सकते हैं, आर्गन कह सकते हैं, ये सब आता है, क्योंकि इसके लास्ट कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 0 हो जाता है। कहता है कि कौन सा तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अक्रिय तत्व क्या है, हीलियम हो जाएगा है ना, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। आगे कहता है आवर्त सारणी के वर्ग 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं। इस तरह से क्षैतिज जो होता है इसको आवर्त कहते हैं, तो इसकी संख्या 7 है, याद रखेंगे। आगे देखिए कहता है मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, तो मेंडलीव जो सजाया था परमाणु द्रव्यमान पर, और आधुनिक वाले क्या थे, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा। आधुनिक वाले में संख्या, जिसको मोजले साहब ने किए थे। ठीक है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से है ना दाएं जाने पर तत्वों की है ना, यहाँ पे तत्वों की जो त्रिज्या है, देखिए साइज बढ़ेगा लेकिन त्रिज्या घटेगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, कहता है सर्वाधिक यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा अगर कोई होगा तो फ्लोरीन होगा, याद रखेंगे F। कहता है अब तक यानी कितने तत्वों का पता लगाया जा चुका है, तो 118। मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम जो है कब प्रतिपादित हुआ था, तो 1869 ईस्वी में। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था ये कहाँ तक लागू होता था, तो ये कैल्शियम यानी 20 तक ही लागू होता था। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसीलिए इसको अल्कली कहा जाता है ना, अल्कली मेटल कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो होते हैं, देखिए मेंडलीव है तो द्रव्यमान, याद रखेंगे, मेंडलीव द्रव्यमान, आधुनिक तो संख्या, है ना, ये दोनों याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी देखिए परमाणु संख्या, इसमें परमाणु द्रव्यमान, इसमें आधुनिक रहेगा तो संख्या, और मेंडलीव रहेगा, यहाँ देखिए अगर देखिए मेंडलीव रहेगा तो परमाणु संख्या, आधुनिक रहेगा तो है ना सॉरी मेंडलीव रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान, और आधुनिक रहेगा तो संख्या पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, बस आपको याद रखना है इस तरह से, है ना। आगे कहता है कि यहाँ पे कि तिर्यक नियम जो है, तिर्यक अष्टक नियम जो यानी तिर्यक नियम जो है, तिर्यक नियम किसको दिया, किसने दिया था तिर्यक नियम, डोबे रायनर ने दिए थे। कौन दिए थे, डोबे रायनर। ठीक है, डोबे रायनर दिए थे। कहता परमाणु साइज आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है ना, बाएं से दाएं जाने पर तो घटता है, याद रखेंगे ये बात। अगला देखेंगे, अगला सवाल है न्यूलैंड के अष्टक नियम कब आया था, 1893 में आया था। लिथियम बेरिलियम बोरॉन और सोडियम को बढ़ते आयनन है ना
आयनन ऊर्जा के अगर क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले सोडियम, फिर आएगा लिथियम, सोडियम के बाद लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, उसके बाद बेरिलियम। आवर्त सारणी के वो है ना उदग्र जो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, इसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है ना, ग्रुप कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। आगे कहा था कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। इनकी संख्या 7 होता है। ग्रुप की संख्या यानी वर्ग की संख्या 18। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ये भी याद रखेंगे। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को है ना अधातु से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व क्या होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपधातु, मेटोलाइट कहलाते हैं। कहता आवर्त सारणी में दाएं से बाएं रखे गए तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्या करना है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। आ जाइए अगला अगर सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल है आपको कि डोबेरानर द्वारा बनाए गए तीन समूह को क्या कहा गया था, इसे त्रिक सिद्धांत कहा गया था, ठीक है। अष्टक नियम कौन दिए थे, न्यूलैंड के अष्टक नियम, ऐसे याद रखेंगे, न्यूलैंड के अष्टक नियम। और त्रिक सिद्धांत दिए थे डोबेरानर, ठीक है। आइए न्यूलैंड के समय जो थे तत्वों की संख्या कितने थे, 56 था। ये याद रखें कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव परमाणु द्रव्य, मेंडलीव द्रव्यमान और आधुनिक परमाणु संख्या याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे कहता है कौन न्यून है ना, सॉरी शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग का तत्व यहाँ पे हो जाएगा नियोन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। आवर्त याद रखिए, आवर्त सारणी में क्षैतिज को आवर्त कहते हैं और आवर्त की संख्या जो होता है टोटल 7 होता है, ठीक है। आइए कहता है बोरोन की परमाणु संख्या है, तो बोरोन की परमाणु संख्या 5 होता है ना। बोरोन की परमाणु संख्या कितना होता है, बोरोन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 5 होता है, याद रखिए, है ना। आगे आइए आगे कहता है कि तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, तो तीसरे जब आवर्त, पहले आवर्त में 2 होता है ना। उसके बाद देखेंगे तीसरे में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी 8 ही होता है। कितना होता है, 8 होता है। विद्युत धनात्मक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यह बढ़ता है, क्या होता है, ये बढ़ता है। हम लोग लगभग यानी करीब आ चुके हैं, यानी इसको पूरा हम लोग। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, इसको याद रखना है। आइए इसको हम एक बार बता देते हैं आप लोगों को। इसको देखिए कैसे याद रखें, ये एटॉमिक नंबर है जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। ये आपका परमाणु क्रमांक, ये एलिमेंट यानी तत्व हो गया, और ये तत्व के संकेत हैं, तत्व, ये तत्व और ये संकेत है, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आप कम से कम 4 से 5 ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्टली आपके है ना इम्तिहान में पूछे जाएंगे। यानी देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या 1 और हाइड्रोजन को ऐसे है ना डिनोट किया जाता है। हीलियम के लिए यानी हीलियम के परमाणु संख्या 2 और इसको दर्शाया जाता है किससे, He से। क्या चीज से, He से दर्शाया जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है ना लिथियम आता है 3 नंबर पे, जिसको Li से डिनोट किया जाता है। 4 पे बेरिलियम और इसको Be से। उसका 5 में बोरोन, और बोरोन को B से यानी डिनोट किया जाता है। 6 नंबर पे कार्बन है और कार्बन को C से, ठीक है। नाइट्रोजन यानी 7 नंबर पे नाइट्रोजन है और इसको N से डिनोट किया जाता है। 8 पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को O से, ठीक है। और 9 में देखेंगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को F से, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे 10 में नियोन है और नियोन को Ne से क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे कम से कम कहाँ तक, तो 30 तक आपको याद रखना है। 30 तक तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको सोडियम पूछेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, Na यानी सोडियम। मैग्नीशियम यानी 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है Mg से, है ना। एल्यूमिनियम यानी 13 नंबर पे है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 14 नंबर पे सिलिकॉन है और उसको Si से यानी डिनोट किया जाता है। आगे आइए आगे देखें तो यहाँ देखिए फॉस्फोरस को P से, सल्फर को S से, और सल्फर को याद रखेंगे गंधक भी कहा जाता है, गंधक। और इसका सूत्र पूछेगा तो S8 होता है, ठीक है। क्लोरीन को यानी Cl से, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, याद रखेंगे। 18 पे आर्गन होता है और Ar, या इसको शून्य तत्व भी कहा जाता है, इसको शून्य तत्व कहा जाता है, शून्य तत्व
यानी शून्य तत्व कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। पोटासियम यानी पोटेशियम जो होता है इसको के यानी के से डिनोट किया जाता है, और इसको चाकू से भी काटा जाता है। और सोडियम के बारे में भी और लिथियम के बारे में भी बताए थे। कैल्शियम यानी आपका परमाणु संख्या 20 है, और कैल्शियम को Ca से, है ना। स्कैंडियम है जो कि 21 नंबर पे है। उसका टाइटेनियम याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके इम्तिहान में देखने के लिए मिल सकता है 22 पे। वेनेडियम आपको 23 पे यानी V से, और क्रोमियम जो होता है क्रोमियम आपको 24 पे आएगा, और मैग्नीज जो है 25 पे आएगा, Mn से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद लोहा कई बार आपसे पूछा गया है, यानी आयरन यानी 16 नंबर पे, यानी Fe है ना, फेरस भी कहते हैं इसको, ठीक है, फेरस भी कहा जाता है। Fe यानी 26 होता है। कोबाल्ट 27 पे Co होता है। निकेल ये भी कई बार पूछा है, Ni होता है, ये भी याद रखें। कॉपर ये भी कई बार पूछा गया है, और जिंक यानी 30 पे है जिंक। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हम नीचे इंक्लूड किया आपके लिए, और इसे आप अच्छे से याद जरूर कीजिएगा, ये आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। ये तो याद होना ही चाहिए आपको, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये नोट है इसलिए इसको याद जरूर कीजिएगा। आर्सेनिक यानी ये होता है, ये परमाणु क्रमांक संख्या जरूर याद रखिएगा 33। 35 पे ब्रोमीन है, बहुत VBI समझिए इसको, है ना। सिल्वर आपको याद रखना है, ये भी VBI है, ठीक है, ये भी VBI 47 पे आता है। टीन आपको याद रखना है, टीन 50 पे आता है। उसके बाद एंटीमनी जो है आपको 51 पे आता है। आयोडीन ये भी बहुत VBI है, याद रखिएगा, ये आपको यानी 53 पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक संख्या। प्लेटिनम जो है 78 पे आता है, ये भी आपको पूछा जाता है, PT इसको कहा जाता है। और यहाँ पे गोल्ड 79 ये भी VBI है, ये भी याद रखें। और मरकरी 80 पे आता है, ये भी VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा एक लेड होता है जो कि 82 पे आता है, यानी PB। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि पूरे यानी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट था वो सारे आपको कराएं, और आपको इधर उधर की क्वेश्चन नहीं है इसमें, टू द पॉइंट, यानी जो सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं वैसे सवालों को हम शामिल किए थे, ठीक है। तो आप कमेंट करके आप बताएंगे कि आज का क्लास कैसा रहा, और आप ये वीडियो अगर शुरू से अंत तक देख लिए तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिजिक्स और बायोलॉजी के यानी हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देंगे जो कि आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।